नंबर 1 देखते हैं, सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 अंकीय 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है, बस 9 लगा दो 5 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 5 अंकीय पूछा है तो 5 बार 9 लगा दो, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 4 टाइम क्या लगा देना है, 9 लगा देना है। तो इस तरह का करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या क्या है, तो सबसे देखो 1 लगाओ और टोटल उसके बाद उतनी 0 लगा दो। कितने टोटल नंबर आपके यहाँ पे 5 होने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 हो गया और यहाँ पर 1 लगा दो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो अभी हमसे यहाँ से क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या करो, तो देखो यहाँ पे ये देखो 5 है, ये अंक ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, 9 1 0 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान बताना है। तो देखो पहले हम ढूंढते हैं कि 3 कहाँ पर है, तो देखो ये रहा 3। एक सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ पे हमें 3 देखना है कि 3 कहाँ पर है। तो देखो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 3, जितने 3 लगा के उसके पीछे जितने भी नंबर हैं उसके पीछे उतना 0 लगा दो। तो कितने नंबर है, 3 0 है, 1 2 3 3 0 है इसके पीछे, तो ये ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुछ नहीं देखना, जहाँ पे वो नंबर है उस नंबर को लेना है और उसके पीछे जितने भी नंबर है वहाँ पर आपको 0 लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, मतलब कि एक तो नंबर 1 2 3 जो ये नंबर लेंगे ये अलग अलग होने चाहिए, और सेकंड सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हम यहाँ पे लगा देते हैं 1 0। देखो यहाँ पे नंबर देखो, या तो ये होगा 101 या ये 102। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, तीनों अलग अलग अंक होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तीनों अलग अलग अंक होने चाहिए। तो 101 में तो 1 जो है 2 बार आ गया, तो सी आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 102 में क्या है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो 102 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी गिनती वाली संख्या क्या है। देखो सबसे छोटी गिनती वाली, तो हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 मतलब ये, लेकिन 0 जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर तो है, लेकिन वो गिनते नहीं। हम कहते हैं कि उसके पास 0 पेंसिल है, मतलब उसके पास में कुछ भी नहीं है। अगर हम कहेंगे कि उसके पास में 1 पेंसिल है तब हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो गिनती वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बी आंसर यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, इनमें से 50 का गुणनखंड कौन सा है। तो 50 का गुणनखंड मतलब कि वो 50 उसके टेबल में आता हो। तो देखो 3 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में 50 नहीं आता, लेकिन 10 के टेबल में देखो 10 × 5 ये क्या हो गया, 50। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कहा गया, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी भी नंबर या किसी भी टेबल से 1 के अलावा वो किसी और नंबर से 1 या अपने नंबर के 1 और अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होती है, भाज्य नहीं होती है। तो देखो 14 28 और 25 ये किसी ना किसी पहाड़े में आता है। ये 7 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 7 और 2 ये 5 के पहाड़े में आता है ना। तो ये देखो अलग अलग पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 13 ऐसा नंबर है जो किसी भी पहाड़े में नहीं आता। तो 13 यहाँ पर ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ऐसी 2 संख्याएं क्या कहलाती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। मतलब कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें सिर्फ एक ही उनका क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, तो ये हो जाती है संख्या ए, सह अभाज्य संख्या। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 12 और 16 का महत्व समापवर्त्य निकालिए। महत्व समापवर्त्य मतलब कि कॉमन फैक्टर क्या है इनका। देखो 12 में क्या आता है, 1 2 4, इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ 12 का निकालना है ना आपको, और 12 हो जाएगा। इसी तरह 16 का निकालते हैं तो 1 2 4 और 8, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका 16, ये हो जाएंगे इसके, क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन से इसके कॉमन फैक्टर है। तो 1 2 4 ये देखो, ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, कॉमन फैक्टर, और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 4। तो 4 यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हाईएस्ट। हमको महत्व समावर्तक का मतलब होता है HCF, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर इसका 4, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर हम इसमें देखते हैं 4 नंबर, बाकी देखो नंबर 1 के टेबल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। ये हमने एक बिंदु बनाया, इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है, देखो कितनी मर्जी निकाल दो इसे, तो इसका हो जाएगा अनंत, मतलब कि जितनी जिसको काउंट ना किया जा सके। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है बट समझने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज नहीं है। बहुभुज मतलब कि जिसकी ज़्यादा सारी भुजाएं हो, त्रिकोण,
पंचभुज, वृत्त और चतुर्भुज। तो ये सारे देखो, ये त्रिकोण में भी भुजाएं हैं। पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं होती है, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है, वृत्त क्या है, इसकी कोई भी भुजा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा बहुभुज नहीं है, तो यहाँ पर सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया 11, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करो। एक वृत्त का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या, तो देखो ये एक सर्कल है, एक वृत्त दिया गया है, ये इसका क्या है, व्यास है। ये कितना कहा गया है, 12। तो व्यास का हमेशा आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो व्यास बटा 2, तो व्यास यहाँ पे कितना दिया गया है, 12 बटा 2 कर दो, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा डैश होती है। तो जीवा देखो ये क्या कहते हैं, जब एक लाइन से दूसरी लाइन को जो मिलाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। चाहे वो ये हो चाहे ये हो, ये सब क्या है, उसकी वृत्त की जीवा है। तो वो कह रहे हैं सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाए। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वृत्त में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी आता है जिसके अंदर 2 से 7 प्रश्न है और प्रत्येक अंक 2 मार्क्स का है, टोटल है 12 मार्क्स। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन फर्स्ट में, मतलब सेकंड क्वेश्चन में, ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए 203 में क्या जोड़ना होगा कि उस जिससे अंक दी गई संख्या उसके विपरीत हो जाए। पहले क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कहा गया, 203 संख्या है, इसमें हम क्या ऐड करें जिससे कि इसके अंक विपरीत हो जाए, मतलब 302 बन जाइए। क्वेश्चन समझे क्या कहा गया है कि 203 में क्या ऐसा जोड़ा जाए जो इसके विपरीत अंक बन जाए, मतलब कि 302 उल्टा किया ना, 3 0 और 2, तो 302 बन जाए। तो हमने उलटने पर देखो, पहले यहाँ पे लिखा गया कि उलटने पर क्या नंबर आना चाहिए, 302। तो हमने 302 में से क्या किया है, 203 को माइनस कर दो तो 99 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, देखो अब करके देखते हैं एक मिनट। देखो क्या कहा गया, 203 में अगर हम 99 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 302 हो जाएगा। यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को रोमन अंकों में लिखो। तो देखो निम्नलिखित को रोमन अंकों में लिखना, 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है। 72 को हमें लिखना है। तो देखो 72 को पहले हम लिखेंगे 50, एल कितना है 50 प्लस फिर 10 लिखा है यहाँ पे, फिर 10 लिखा और फिर यहाँ पे 2 लिख दिया। देखो सारा समझा दिया मैंने, 50 60 70 और 72 हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है 38 लिखना है। तो 38 को किस तरह से लिखेंगे, हमने पहले 10 लिखा, देखो फिर 10 लिखा और फिर 10 लिखा, ये कितना हो गया 30। अब हमने 5 लिखा, ये कितना हो गया 35। अब हमने 3 लिख दिया, तो ये होगा 38। इस तरह से आपको एक एक वो 10 लेना होता है, एक एक, और इस तरह पहले इस तरह लिख के फिर भी आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भाग पूरा पूरा जाता है, इनमें से वो कौन सी संख्या। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, जितने भी नंबर है ना उनको ऐड करके देखो, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब कि क्या है, वो 3 से डिविजिबल है। तो देखो हमने क्या किया, पूरे नंबर को 1 + 2 कितना किया 6, और 6 क्या हमें पता है 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या है, भाज्य है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भाज्य हो जाएगी। सेकंड देखो क्या है, 625 में 6 + 2 + 5 को हमने जोड़ा तो 13 आ रहा है। 13 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये विभाज्य नहीं है। 625 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न में क्या कहा गया, निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए कच्चा चित्र बनाइए। रफ डायग्राम बनाना है आपको, खुला वक्र और बंद वक्र। तो खुला वक्र क्या है, जिसके दोनों एंड मिले हुए ना हो, तो ये कुछ भी बना दो आप, इस तरह से, ये सारे क्या खुले वक्र हैं जिनके दोनों एंड आपस में मिलते नहीं है। और बंद वक्र में क्या हो जाएगा, जिसके दोनों एंड आपस में मिल जाते हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, बंद वक्र। तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, कुछ रफ डायग्राम बनाना है आपको, कुछ भी बस दोनों एंड आपको मिला देने हैं, तो ये हो जाएगा बंद वक्र, ये हो जाएगा खुला वक्र। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, एक रफ डायग्राम बनाना होता है आपको, पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो खुले वक्र में क्या करना है, दोनों सिरे खुले छोड़ देने आपको, और बंद में किसी भी डायग्राम में दोनों को बंद कर देना, तो बंद वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सत्य और असत्य बताना है। यदि 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो क्या वे समांतर होते हैं, मतलब कि देखो ये 2 रेखाएं ये चल रही है और वो किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, तो क्या वो समांतर होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 समांतर रेखाएं हर जगह समान दूरी पर रहती है। अब देखो ये 2 रेखाएं, ये क्या समांतर है, ये इनको चाहे आप आगे कितना भी बढ़ा दो चाहे पीछे भी बढ़ा दो, इनमें सेम दूरी रहेगी। तो 2 समांतर रेखाएं कहते ही उन्हें जो आपस में किसी भी बिंदु पर ना मिले, तो ये हो जाएगी सही। पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी सही। अब आता है सेक्शन सी, जिसमें 8 से 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, टोटल है 9 मार्क्स का। तो देखो क्या कहा गया है, इसके पहले 5 गुणज बताने हैं, मतलब इसका टेबल निकालना है, बस ये वाली बात है। तो देखो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। 5 का तो आप कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, तो ये सीधा इसका गुणनफल आ जाएगा। और 8 का भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, आपको कम से कम 15 तक पहाड़े अच्छे से आने चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, तो ये इसके गुणन हो जाएंगे।
3 मार्क्स का है, डेढ़ नंबर का। एक तरीके से इसमें क्या आया, पहाड़े ही आए और कुछ नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के सामान्य गुणनखंड निकालिए, ज्ञात करने हैं 15 और 25 का। इनमें सामान्य कॉमन कौन से हैं, कॉमन हमें निकालने हैं 35 और 50 में। तो पहले हम इनके गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, किस किस टेबल में आता है। जैसे कि अगर हम 15 की बात करते हैं तो 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। ठीक है, ये टेबल आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 25, ये किसका था, 15 का। 25 का देखो 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और इसके अलावा सीधा 25 के टेबल में आता है। तो अब इनके अंदर से कॉमन कौन कौन सा है, देखो 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो 1 और 5 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। देखो इसके कौन से 1, 3, 5 और 15 है। देखो मैंने आपको शॉर्ट में ही करके दिखा दिया। नेक्स्ट इसका क्या है, 1, 5 और 25। तो 15 और 25 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, 1 और 5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 और 50 का हमें निकालना है। तो 35 हमें पता है 1 के टेबल में आएगा, इसके बाद में 5 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा और 35 के टेबल में, और किसी टेबल में नहीं आता है। और सेकंड था हम 50, तो 50 किसके टेबल में आएगा, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के और 50 और 20, इसके अलावा 25 के टेबल में भी आएगा और इसके अलावा आएगा 50 के टेबल में। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर। तो देखो 1 कॉमन फैक्टर है, 5 कॉमन फैक्टर है, बस ये 2 ही इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं पूरा, देखो कितने आया। यहाँ पे क्या कहा है, सिर्फ 1 और 5, ये 2 ही क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे और में क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के सभी गुणनखंड ज्ञात करो। मतलब कि कितने, जैसे अभी हमने तो 2 का निकाला है मिक्स करके, अब आपको 1 दिया गया, उसका आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो 60 के, तो 60 के अगर हम बात करते हैं तो देखो 60 के क्या क्या कॉमन फैक्टर हैं। फर्स्ट है 1, फिर 2 और 30 हो जाएगा, 3 और 20 हो जाएगा, 4 और 50 हो जाएगा, 5 और 12 हो जाएगा, 6 और 10। किस तरह से निकालते हैं, 1 × 60 कितना हो गया। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिल गए। अब 2 के टेबल में 60 पे जाता है, कितने पे जाता है, 30 पे जाता है। तो ये दोनों भी इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद 3 के किस पे जाएगा, 3 के 20 पे जाएगा, 4 के किस पे जाएगा, 15 पर। तो इस तरह से सारे फैक्टर निकालने। तो देखो कितने सारे फैक्टर हो गए इसके, यहाँ पर 12 फैक्टर हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 60। तो इस तरह का आपको, आप जब भी करो ना तो इस तरह का ये रेशो बना लेना। अगर ये सही बन जाता है और यहाँ पे 60 भी आएगा, देखो एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये देखो इसके बाद में 3 कितना आएगा यहाँ पर, उसके बाद 2 कितना पे आएगा, 30 पर, और 1 यहाँ पे बीच में 60 भी आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये अगर इस तरह से आर्क पूरा पूरा बन जाता है, इसका मतलब कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है। नेक्स्ट है 125। तो 125 को देखो किस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पे देखो 125 में क्या है, यहाँ पर 5 को किससे किया, 25 से, और 1 को किया 25 से। तो ये देखो ये सिर्फ इसी टेबल में आते हैं। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सामान्य गुणन, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया, उचित रूप से अल्प विराम लगाइए और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, हमें देखो इंडियन वो नहीं लिखना है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें हम मिलियंस यूज़ करते हैं ना। और इसके रूल सुनो क्या होते हैं इसमें, क्या क्या, एक तो कॉमास लगाने, अल्प विराम कहा है उन्होंने लगाने के लिए, सेकंड उन्होंने कहा इसको लिखना है। तो इसका एक इजी सा रूल है कि 3 के बाद हम, जो इंडियन में तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 के बाद में, बाकी 2 2 के बाद। मान लो कोई नंबर दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो मैं लिख देती हूँ 8 4 9 6 3 2 4 8, ये मैंने ऐसे रैंडमली नंबर लिखा। अगर हमें क्या करना है, इंडियन देखना है, इंडियन सिस्टम, नंबर सिस्टम देखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल नंबर देखना है तो हम पहले भी 3 के बाद कॉमा, नेक्स्ट भी 3 के बाद कॉमा, और उसके बाद हम सिर्फ 3 3 कॉमा लगाएंगे। तो इंडियन में क्या किया, 3 और 2 का कॉमा लगाए यहाँ, और इंटरनेशनल में क्या करेंगे, 3 3 3 का कॉमा लगाएंगे। तो वही हम करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमास लगाने। तो हमने लगाया 3 के बाद, देखो हमने क्या किया, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, और उसके बाद अगर बच जाता 2 ही बचा, इसलिए हमने 2 के बाद लगाया। अगर 3 होता तो हम 3 के बाद लगाते। ठीक है, अब देखो क्या कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 78 मिलियन, अब हमें हिंदी में लिखना है इसलिए हम लिखेंगे 78,921। अभी इसको इकट्ठा गिनो, 921,092। ठीक है, सेकंड देखो, अब यहाँ पे लिखो 7,452,452,283। नेक्स्ट देखो 99,985,102। तो ये क्या हो जाएंगे इसके कॉमन, इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नेमिंग हो जाएगी। ध्यान से करना है, आसान होते हैं ये क्वेश्चन ना। उसके बाद सेक्शन डी है, 11 से 13 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, टोटल 15 अंक के हैं। देखो क्या, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC का कच्चा चित्र बनाइए, इसके आंतरिक भाग में बिंदु P और इसके बाहरी भाग में बिंदु Q अंकित करें। क्या A बिंदु बाहरी भाग में है या इसके आंतरिक भाग में, ये बताना है। तो पहले आप क्या बनाइए, कच्चा चित्र बनाना है। तो हमने बनाया A, B और C, हमने कच्चा चित्र बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसके आंतरिक भाग में एक बिंदु P लिखो और इसके बाहरी भाग में एक बिंदु Q लिखो। ठीक है, क्या
अब ये हमने डायग्राम ये बनाना है, सिर्फ इसके बनाने की 5 नंबर है, लेबलिंग अच्छे से करनी है। क्या बिंदु ए बाहरी भाग पर स्थित है या आंतरिक, तो ए तो देखो इस पॉइंट पर है ना तो बाहरी भाग में ना ही आंतरिक भाग में, तो आप लिखेंगे दिए गए त्रिभुज ए बी पर ए सी पर ए बिंदु ए बी सी पर स्थित है, ये न तो आंतरिक भाग में है न ही बाहरी भाग में है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 नंबर आप बिल्कुल अच्छे से ले सकते हैं। निम्नलिखित का विस्तृत संकेतन कीजिए, मतलब कि इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखो किस तरह से लिखना है, एकदम आसान ही है। देखो फटाफट, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत छोटे बच्चे इजीली कर लेते हैं इसको। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 3000, 0 को हमने 100 से किया, फिर 5 को 10 से किया और 7 को 1 से किया, बस एक्सपेंड करते जाओ। आप चाहो तो सीधा इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो इस तरह से भी लिख सकते हो 3000, फिर 0 को कुछ नहीं लिखना, फिर 50 + 7 इस तरह से लिख दो। मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वो भी पूरा करेक्ट माना जाएगा। अब एक इतना एक और उसके बाद इतने से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। यहाँ पे पहले 1 से किया, फिर 0 को 1000 से किया, फिर 2 को 100 से किया, फिर 0 को 10 से किया, 5। इसमें देखो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस तरह से और आप कर सकते हैं। तो हम ये वाला नंबर को करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, 2 लिखा, उसके पीछे कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 सीधा ही लिख दिया, इस मल्टीप्लाई को हमने सीधा ही सोल्व कर दिया। अब हमने 3 लिया, 3 के पीछे कितने नंबर है, देखो कलर चेंज करके देखती हूँ। 3 के पीछे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने 5 लिया, 5 के पीछे कितने 3, 1 2 3। अब चाहो तो 0 लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर 6 के पीछे 6 0, और लास्ट में कितना है 0 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो पूरा का पूरा नंबर, ठीक है। ये इस तरह से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, इसके और में क्वेश्चन दिया गया है। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो। तो देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन को समझते हैं हम क्या कहा गया पहले। देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 विषम अभाज्य संख्याओं के योग्य रूप में लिखो। मतलब कि आपको इस तरह से जोड़ने हैं इस नंबर को, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका जोड़ 21 हो, जो नंबर दिया गया वो हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया, जैसे कि 21 को इस तरह से जोड़ना, हालांकि हम 20 और 1 जोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन 20 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 20 बहुत सारे टेबल्स में आता है ना, 2 के आता है, 4 के आता है, 5 के आता है, तो ऐसा नंबर लेना जो किसी टेबल में ना आता हो। तो देखो 3 7 और 11 ये क्या हो जाएंगी, तीनों की तीनों अभाज्य संख्या किसी टेबल में नहीं आती है। 31 5 7 19 हो जाएगा। 53 क्या होगा, 3 19 और 31 हो जाएगा। इसी तरह 61 क्या होगा, 11 19 और 31। थोड़ा सा सोचना है लेकिन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, आपको मेरे चैनल पर सभी जो सैम्पल पेपर है मिल जाएंगे, सभी क्लासेस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे अच्छे नंबर लाइएगा। तो देखो क्या कहा गया, निम्नलिखित चतुर्भुज में KLMN का कच्चा चित्र बनाइए। तो देखो यहाँ पे हमने कहा है कि कच्चा चित्र बनाया हुआ उन्होंने दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा वो ये देखो इस तरह का एक डायग्राम दिया था, KL M और N, ठीक है, ये डायग्राम दिया है। अब वो कह रहे हैं, अब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2 विपरीत भुजाओं के जोड़े बताइए, 2 विपरीत कोणों के जोड़े बताइए, आसन भुजाओं के जोड़े बताइए, आसन कोणों के 2 जोड़े बताइए। तो हम देखो यहाँ से इसको पहले इस तरह से करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, इससे करना आसान हो जाएगा। 2 आसन कोणों के जोड़े बताने हैं। तो देखो क्या करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम इस तरह से लिख लेते हैं एक बारी। ये है KL M और N, ठीक है। तो 2 विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े, तो KL हो जाएगी, देखो कलर चेंज करके बताती हूँ। देखो क्या हो जाएगी, KL और यहाँ पे NM, ये विपरीत हो गई। इसी तरह से कौन से विपरीत, मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने जो आए, KN और MN, ये हो गए, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड, हम सेकंड में क्या है, 2 विपरीत कोणों के जोड़े, विपरीत कोणों के जोड़े। देखो हमने लिया KL और M, KLM ये बना, और क्या बन जाएगा इसका, KN और M बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या बनेगा, L K और N, और यहाँ से क्या बनेगा, L M N। आप चाहो तो सीधा इस तरह से लिख सकते हो, एंगल के विपरीत क्या है, एंगल M है, और एंगल N के विपरीत क्या है, एंगल L है। इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो एक बार फिर इसको क्लीन कर देते हैं, अब फिर बनाते हैं एक बार, जिससे कि कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। KL M और N। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, आसन भुजाओं के 2 जोड़े बताओ। आसन भुजा कौन सी होती है, जो एक के साथ ही लगती है। तो जैसे कि देखो क्या हो जाएगी आसन भुजा, KL, ये KL के साथ में KN, ये दोनों आसन भुजाएं हो गई। इसी तरह से 2 और जोड़ी बना दो, N M, ये NM बन गया, और M क्या बन गया, ML बन गया, ठीक है। N ये एक तो देखो क्या बनी, ये वाली बनी, उसके साथ में ये आसन जोड़ा। इसी तरह से ये वाली बना दो, KL और LM बना दो, है ना। इसी तरह से MN
और एम एम के बना दो, ये बना दो। तो ये देखो आसन, इनका मीनिंग समझो, आसन भुजाएं कौन से होते हैं, ये दोनों जो भुजाएं होंगी ये आसन भुजाएं होंगी, तो इन दोनों का नाम आप एडजस्ट कर दो। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, दो आसन कोणों का नाम बताओ। वही बात देखो फिर, के एल एम और एन, तो आसन कोण के एल हो जाएगा, एल एन एम हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, एम के हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके आसन कोण हो जाएंगे।